हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 11th लेक्चर है। इसमें आज हम डिफरेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे और जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कल हमने लोगों ने इससे जो पहले वाला लेक्चर है, जो 10th लेक्चर है, उसमें हमने स्पेसिफिक हीट के आपको फार्मूले बताए थे और इंटरनल एनर्जी का। यहाँ पर देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कल डिस्कस किया था। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। और कोई भी गैस हो, कोई भी प्रोसेस हो, हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमेशा एन सी वी डेल्टा टी लगेगा। और यही फार्मूला अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखें तो आपका एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी होगा। एन नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नेचुरल है, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, तो सी वी का फार्मूला एफ बाई टू आ गया। और सी पी माइनस सी वी आर होता है, इसलिए सी पी यहाँ पर आर इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ बाई टू आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो गामा होगा। गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है और सी पी अपान सी वी के इक्वल होता है। ठीक, ये अगर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टू ओवर एफ हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करके आप चेक कर लें। फिर हमने इसमें चार्ट में आपको डिफरेंट गैसेस के लिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इनके लिए सभी वैल्यू यहाँ पर निकाली हैं। ये वैल्यू आप न्यूमेरिकल के लिए लर्न रखें। तो यहाँ पर गैस है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये इंटरनल एनर्जी है एफ वाई टू आर टी, सी वी है एफ वाई टू आर, ऊपर नोट कर चुके हैं। सी पी जो है वो सी वी प्लस आर होगा। जो सी वी के लिए वैल्यू निकाली गई है उनमें सिंपली आर को प्लस कर दें तो सी पी आ जाएगा, और सी पी अपान सी वी कर दें तो गामा आ जाएगा, या यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू डाल दें। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ये एफ वाई टू आर है, एफ की जगह 3 नोट करें तो 3 बाई टू आर हो जाएगा। और सी वी आपका एफ वाई टू आर है, टी कैंसिल हो जाता है तो 3 बाई टू आर होगा। सी पी जो है इसमें आर प्लस कर दें तो नेचुरल है 5 बाई टू आर हो जाएगा। इसके बाद गामा में सी पी अपान सी वी को डिवाइड कर दें तो 5 अपान 3 यानी 1.67, जिसमें ये वैल्यू डेसिमल में आ रही है। इन जनरल आप 5 बाई 3 का यूज करें न्यूमेरिकल में तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। डाई एटॉमिक में कल बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम 10th लेक्चर में कि 5 होते हैं। ठीक, तो इसमें नेचुरल है इंटरनल एनर्जी 5 बाई टू आर टी होगी। इसमें वैल्यू पुटअप करते जाएं, सी वी 5 बाई टू आर होगा, सी पी आपका 7 बाई टू आर होगा। इसमें आर प्लस कर दें सी वी में तो सी पी आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो आर और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 7 बाई 5 से 1.4 आ जाएगा। पॉली एटॉमिक गैसेस में जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। ठीक, नेचुरल है कि इंटरनल एनर्जी 3 आर टी होगी, सी बी आपकी 3 आर, सी पी 4 आर होगा, और गामा आपका 4 बाई 3 आ जाएगा। ठीक, ये सभी फार्मूले आइडियल गैस के लिए हैं। इनमें पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट किया गया है। अब आप दो या दो से ज़्यादा गैसों को अगर हम मिक्स कर दें सेम टेम्परेचर पर तो उनके फार्मूले बनाए गए हैं। ये सी वी मिक्सचर है, यानी कि मिक्स कर दें दो गैसों को या दो से ज़्यादा का तो उनका सी वी कितना होगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एन वन मोल ऑफ वन गैस with specific heat CV1 is mixed with the N2 mole of CV2 specific heat CV2, then सम ऑफ इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। एक गैस की इंटरनल एनर्जी U1, दूसरे की U2, उनका सम टोटल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। ये फार्मूले मोर देन 2 के लिए भी चलेंगे। U की वैल्यू डाल दें, नंबर ऑफ मोल N1 N2 थे तो उनका प्लस कर लें तो N1 प्लस N2 और CV मिक्सचर T आ जाएगा। U1 की वैल्यू N1 CV1 T होगी, U2 की वैल्यू N2 CV2 T होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी, ये फार्मूला जो लिखा गया है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आप इंटरनल एनर्जी लिखते हैं तो तब भी फार्मूला जो है वो NCV-T लगेगा। तो N1 CV1T और N2 CV2T होगा, T इसमें कैंसिल हो गया तो CV मिक्सचर का फार्मूला बन गया N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक इसी तरह से फार्मूला CP मिक्सचर का आता है। CP मिक्सचर अगर निकालना है तो CP मिक्सचर इज इक्वल टू R प्लस CV मिक्सचर होगा। ठीक, क्योंकि Cp माइनस CV R के इक्वल है। तो Cp मिक्सचर में यहाँ पर हमने CV मिक्सचर की वैल्यू पुटअप कर दी, जो वैल्यू आपने यहाँ पर अभी निकाली है। इसमें N1 N2 का एलसीएम ले लें, N1 कॉमन ले लें N2, और R प्लस CV1 की जगह CP1 लिख दिया, R प्लस CV2 की जगह CP2 लिख दिया। तो आपका Cp मिक्सचर का फार्मूला बन गया N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब गामा मिक्सचर अगर आपको निकालना है तो दो मेथड है, या तो आप Cp मिक्सचर और CV मिक्सचर निकाल कर उनको डिवाइड कर दें, या फिर इंटरनल एनर्जी के फार्मूले से भी निकल आएगा। जैसे न्यूमेरिकल में आपको डाटा दिए जाए उसी हिसाब से उनका यूज करें। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला
इसमें हमने टी नहीं लिखा, टी कैंसिल हो जाएगा। नेचुरल है, सेम टेम्परेचर है। इंटरनल एनर्जी N1 प्लस N2 CV होगा। ये CV आपका जो है वो मिक्सचर का है। U1 N1 CV1 N2 N2 CV2। यहाँ पर आपका CV की वैल्यू पुटअप कर दें जो कि कल के लेक्चर में आपने निकाली थी, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। गामा की जगह यहाँ गामा मिक्सचर लिख दिया है, ठीक है। और CV1 की जगह R डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1, CV2 की जगह R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। R यहाँ से कैंसिल हो गया। ये फार्मूला है। अगर दो गैसों के लिए आपको गामा 1 और गामा 2 दिया है, जैसे कभी कभी आप डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक गैस को मिक्स कर दें, तो नेचुरल है कि क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है कि गामा मिक्सचर का क्या होगा फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ इस फार्मूले से गामा मिक्सचर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी इसी तरह का फार्मूला बनता है। अगर N1 मोल है किसी गैस के, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, दूसरे का N2 मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, तो आप इससे डायरेक्ट मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th वाला। इसमें N1 मोल ऑफ ए गैस with molar mass M1 is mixed with the N2 mole of the gas with molar mass M2। यानी दो गैसों को मिक्स कर दें तो उनके मोलर मास कितना होगा, इसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बिल्कुल सिमेट्री है फार्मूलों में। N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये मास कंजर्वेशन से आ जाता है, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टोटल मास। यहाँ पर व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस, अगर ये हमने जो फार्मूले निकाले हैं उनमें सभी में टेम्परेचर सेम था, यहाँ हमने टी नहीं लिखा, टी कैंसिल हो गया है। ऐसे वहां पर भी टी कैंसिल है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर होंगे तो नेचुरल है इस U1 में जब आप वैल्यू डालेंगे तो N1 CV1 T1 आएगा और U2 में N2 CV2 और T2 आएगा। और ये नेचुरल है कि जब मिक्स कर देंगे गैसों को तो जो फाइनल टेम्परेचर वो T होगा। यहाँ पर जब मिक्स कर दिया तो इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की है, इसलिए CV मिक्सचर डाला है। तो इस फार्मूले से आपको फाइनल टेम्परेचर T कैलकुलेट हो जाएगा। इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पर एक छोटा सा ये क्वेश्चन है। इसमें 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद दी 3 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस है, ठीक। और आपको CV मिक्सचर निकालना है, तो CV मिक्सचर का फार्मूला ये लगा दिया, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। टोटल नंबर ऑफ मोल 4 हो गए। N1 1 है, N2 3 है। मोनो एटॉमिक का ये CV डाल दिया 3/2R, डाई एटॉमिक का CV डाल दिया 5/2R। बाद में इसमें R की वैल्यू पुटअप कर दी 8.31। तो ये विद यूनिट जो है वो आपका आ गया कैलकुलेट हो गया। आप लोग अच्छा हाँ लिखाएंगे कुछ, जब इसे हटा दें जरा। हाँ, अब आप इसके नीचे जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लें, इंटरनल एनर्जी के जो हमने फार्मूले लिखे हैं उसी से रिलेटेड, ठीक। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is a macroscopic state variable, macroscopic state variable। आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में टेम्परेचर आता है। कोई अगर पीवी ग्राफ आप बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम पर वहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो केवल उसी का फंक्शन है, ठीक है ना। वहां फार्मूले में ET आ रहा है, तो लिखा होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल। इट डिपेंड्स ऑन द it depends on the state of system, it depends on the state of system but not on how that state was achieved, how that state was achieved। यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, किस पाथ से आपने उसको अचीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन थर्मोडायनामिक्स इफ द कंटेनर ऑफ, इन थर्मोडायनामिक्स इफ द कंटेनर ऑफ द गैस इज मूविंग एज ए होल, is moving as a whole, यानी पूरी बॉडी कंटेनर मूव कर रहा है with some velocity। in thermodynamics if the container of the gas is moving as a whole with some velocity,
then kinetic energy of the container then kinetic energy of the container is not to be included. Then kinetic energy of the container is not to be included in internal energy. ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक में कहीं ऐसा ना कर देना कंटेनर की वेलोसिटी दी हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के इंटरनल एनर्जी में उठा के प्लस कर दो, ठीक है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं है. लिखा है इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस internal energy of a gas can be changed. Internal energy of a gas can be changed by changing any of the microscopic state variable. Internal energy of a gas can be changed. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दें, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग any of the microscopic state variable of the gas. Internal energy of a gas can be changed by changing any of the microscopic variable, macro, macroscopic state variable of the gas. There are two ways of changing the state. There are two ways of changing the state and hence internal energy. दो तरह के मेथड हैं जिससे आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. एक होता है सीधे हीट देकर और दूसरा वर्क डन करके. ठीक है, तो नंबर 1, to heat the cylinder, containing gas नेचुरल है, जब आप हीट देंगे किसी सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी. ठीक. सेकंड, बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. जैसे पिस्टन है उसे कंप्रेस कर दो तो ऑन द सिस्टम वर्क डन हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा. दो तरह के मेथड है. ठीक है, बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. ठीक है ना, हीट देकर और वर्क करके दो तरह से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और दोनों इक्विवेलेंट है. आपने फार्मूला पढ़ रखा है, इनका कन्वर्जन है, एक को कैलोरी में एक को जूल में लिखते हैं आप. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड ऑफ हीट एंड वर्क are two different mode of changing the heat and work are two different mode of changing the state of thermodynamical system. Heat and work are two different mode of changing the state of thermodynamical system and hence changing internal energy of the system and hence changing internal energy of the system. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें, हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक्स. हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक्स heat and work in thermodynamics are not state variable. Heat and work in thermodynamics are not state variable. They are two mode of energy transfer. They are दो मेथड हैं. They are two mode of energy transfer. Resulting
in the change in internal energy. Heat and work in thermodynamics are not state variable. They are two mode of energy transfer resulting in the change in internal energy. Which is state variable? Which is state variable? Which is state variable? लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो, ZEROTH। Resulting in the change in internal energy, which is state variable? Resulting हाँ, ये लिखा आपने, हेडिंग डाली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए जीरोथ लॉ बहुत सिंपल है। इसमें ये कंटेनर के तीन पार्ट है। इसमें तीन तरह की गैसें फिलअप हैं, ए, बी और सी। ये वाली जो वॉल है वो एडियाबेटिक वॉल है और ये वाली जो वॉल है वो डाइथर्मिक वॉल है, यानी ये कंडक्टिंग है और ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो सिंपल सी है थ्योरी कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो नेचुरल है कि ए और बी भी होंगे। कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपल पॉइंट है। ठीक, नोट कर दे नीचे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when the thermodynamic system, according to this law, when the thermodynamic system A and B are separately, according to this law, when the thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium, are separately in thermal equilibrium with third thermodynamic system C, with third thermodynamic system C, यानी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ है। थर्मोडायनामिक सिस्टम सी लिखा। देन द सिस्टम ए एंड बी, देन द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, are in thermal equilibrium with each other also. A and B are in thermal equilibrium with each other also. फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद इसका इन्वेंशन हुआ है, तो बेसिक लॉ था इसलिए लिखते हैं जीरो लॉ। ठीक है ना, ये बेसिक पॉइंट है इसलिए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ये डायग्राम बनाना है वहां पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बना रहेगा, बाद में बना लेना आप। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखे, हीट गिवन टू ए सिस्टम, हीट गिवन टू ए सिस्टम, ब्रैकेट हेडिंग डालें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट गिवन टू ए सिस्टम, ब्रैकेट में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ increase in its internal energy, sum of increase in its internal energy delta U, नहीं, heat given to a system delta Q is equal to
sum of increase in its internal energy delta U and work done by the system against surrounding. Work done by the system against surrounding. डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसमें कहीं कहीं बुक्स में सिमेट्री बनाने के लिए W को भी डेल्टा W लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन चेंज नहीं है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम होता है। हीट गिवन भी डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर दी है, लेकिन इंटरनल एनर्जी है एक्चुअली में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W भी लिख सकते हैं आप, और सिंपल W भी लिख सकते हैं आप। लिखिए दिस लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ, दिस लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन नोट करेंगे। नीचे लिख दें आप साइन कन्वेंशन, कि कब हमें पॉजिटिव लेना है इनको, कब नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट लिखें, हीट एडिड टू द सिस्टम, यानी हीट अगर सिस्टम को सप्लाई करेंगे, हीट एडिड टू द सिस्टम, तब डेल्टा Q ग्रेटर देन जीरो, ब्रैकेट में लिखते जाएं चाहे कॉमा लगा के लिखें। हीट एडिड टू द सिस्टम डेल्टा Q ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड पॉइंट इसी में कॉमा करके लिखें, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, या एक्सट्रैक्टेड भी लिख देते हैं, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। नेचुरल है डेल्टा Q लेस देन जीरो। हीट अगर सिस्टम को दे रहे हैं तो पॉजिटिव लेनी है, बाहर निकाल ली तो फिर लेस देन जीरो नेगेटिव लेनी है। तीसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। थर्ड पॉइंट, W लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसलिए नेगेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, W ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, if temperature of gas increases delta U greater than zero, or if temperature of gas decreases delta U less than zero. टेम्परेचर इंक्रीजेस तब डेल्टा U ग्रेटर देन जीरो। नेचुरल है, डेल्टा T है, T2 माइनस T1 है, ठीक है ना। फार्मूले में डेल्टा T आ रहा है तो T2 माइनस T1 लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा। और लास्ट में जो है वो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो डेल्टा U लेस देन जीरो। नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो गिव्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो gives important result when applied to various process. Of thermo gives important result when applied to various process. ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में प्रोसेस काम में आएंगे, यही यूज होंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज। नंबर वन, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम लिखिए, ए सिस्टम विच
neither can take heat. A system which neither can take heat. A system which neither can take heat from outside nor do work is called an isolated system. Is called an isolated system. इसका मतलब है डेल्टा क्यू जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। तीनों जीरो है। दूसरा फ्री एक्सपेंशन। इमेजिन ए कंटेनर, इसी में लिखें फ्री एक्सपेंशन में, इमेजिन ए कंटेनर having two compartment. Imagine a container having two compartment separated by a membrane. One compartment is filled with an ideal gas. One compartment is filled with an ideal gas. And other is evacuated या vacuum. EVACUATED, evacuated और vacuum, यानी उसमें कोई भी प्रेशर नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं है। ठीक, यानी एक सिलेंडर या कंटेनर को दो कंपार्टमेंट कर लिए, एक में प्योर वैक्यूम है और दूसरे कंपार्टमेंट में गैस फिल अप है। अगर जो आपने कंपार्टमेंट में जो पार्टीशन डाल रखा है, अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो यहाँ ध्यान से समझें, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कोई भी, इसलिए यहाँ कोई वर्क डन नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, तीनों जीरो होते हैं। लिखिए, नाउ सपोज द मेम्ब्रेन ब्रेक्स। Now suppose the membrane breaks, gas expands freely. Now suppose the membrane breaks, gas expands freely to fill the other compartment. Now suppose the membrane breaks, gas expands freely to fill the other compartment. During this process, W0, डेल्टा U0, डेल्टा Q0, कोई बाहर से वर्क वगैरह नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा उसमें चेंज, तीनों जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा Q0, W0, डेल्टा U0। थर्ड लिखें साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस आपको मालूम है कि आप जहां से ए से बी गए, बी से सी, सी से डी और डी से ए वापस। ठीक, इस तरह का कोई भी अगर न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो बहुत आसान है लगाना। आप इसमें साइक्लिक प्रोसेस में जब ए से स्टार्ट होके फिर ए पर आ गए, ठीक, इनको ध्यान से समझना, इन्हीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। ठीक है ना। तो इसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, आपको कल बताया था, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कैसा होगा वर्क डन, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है ना। और ध्यान दें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं आ गए, तो डेल्टा टी जीरो है। तो इस टाइप के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। इसमें आप डेल्टा डब्ल्यू निकाल लें, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व लिखें, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। ये तो डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया है, आप डब्ल्यू लिख लें, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, और यहाँ पॉजिटिव आएगा इस केस में हमारे में। ठीक, यहाँ डेल्टा यू जीरो होगा क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। ठीक, और नेचुरल है कि फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इससे आप हीट भी निकाल लेंगे जो कि एरिया के इक्वल होगा।
तो बहुत आसान होते हैं क्लोज साइकिल के न्यूमेरिकल करने। थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल वैसे ही आसान है बहुत, डायरेक्ट वे। अरे ये जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गए तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो नहीं हो गया, तो भी डेल्टा यू जीरो है। और कल बताया था लेक्चर में कि वर्क डन क्या होगा, इसका एरिया, तो डेल्टा क्यू भी एरिया हो गया, यानी कि डब्ल्यू के इक्वल हो गया। जल्दी नोट करें। ये डायग्राम बना लिया सबने फर्स्ट लॉ का, जीरोथ लॉ का। ये वाली है, ए नहीं है, ए गैस है, बी गैस है और सी गैस थी, ठीक है ना, वाल है। अगर वो ये डाइथेरेमिक इसलिए रखी ना कि ये दोनों बैलेंस में आ जाए ना टेम्परेचर के, और बी और सी सेपरेटली, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ लिखो जल्दी लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या प्रॉपर्टी है आइसोकोरिक की? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। डेल्टा वी जीरो, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फार्मूला क्या था? पी डेल्टा वी। तो जब डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो है, समझ गए ना। और डेल्टा क्यू के फार्मूले में ध्यान रखना, जो सी होता है उसमें प्रोसेस का नाम डाला जाएगा। तो कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब एन सी वी डेल्टा टी, समझ गए ना। प्रोसेस का नाम डाला जाएगा, कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सीवी, ठीक। और एक बात इंटरेस्टिंग ध्यान दें, डेल्टा यू का फार्मूला आप चाहे फर्स्ट लॉ लगा दें, आपका वर्क डन जीरो है तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो गया। आप इसी से समझ सकते हैं कि डेल्टा यू का फार्मूला परमानेंट है सबके लिए, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये तीनों के हो गए, तीन ही कैलकुलेशन करने होते हैं इसमें। कहीं कहीं तुम्हें सी निकालना होगा, वर्क डन, हीट और डेल्टा यू, बस, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक में बहुत आसान है निकालना, वर्क डन जीरो हो जाएगा, डेल्टा क्यू एन सी वी कोई भी निकाल लो, डेल्टा यू निकाल लो तब डेल्टा क्यू निकाल आएगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। दूसरा लिखें, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, इसमें कोई भी चीज जीरो नहीं होती है। तो डेल्टा क्यू का फार्मूला कौन सा, क्या लिखें बोलो? एन सी पी डेल्टा टी, ठीक, इसी को। और डेल्टा यू का तो कोई दूसरा फार्मूला ही नहीं है, एन सी वी डेल्टा टी। अगर दो निकल आए हैं तो फर्स्ट लॉ लगा दो, उससे वर्क डन निकल आएगा, ना वर्क डन फर्स्ट लॉ से, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। और या फिर सीधे वर्क डन निकाल लो, किससे? पी डीवी से, प्रेशर कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन कर दो, कोई भी दो पैरामीटर मालूम हो, वी वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। और फर्स्ट लॉ भी लगा सकते हैं, अगर दो पैरामीटर मालूम है तो फर्स्ट लॉ लगा दो, तीसरा मिल जाएगा। तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक। नेक्स्ट लिखें, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या जीरो होगा बताओ? डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, ठीक। इसमें जो वर्क डन होगा, जब आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो ध्यान दें, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें आप एनसीबी डेल्टा टी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, वो लगेगा ही नहीं फार्मूला, समझ गया। जैसे गैस के केस में नहीं, लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो तो आप एमएल दूसरा लगाते हैं। यहाँ तो हालांकि गैस की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। आप ध्यान दें, एमसी डेल्टा टी नहीं लगा सकते, वहाँ एमएल लगाते हैं वहाँ पर। गैस के केस में वर्क डन निकाला जाएगा और उसके फार्मूले आगे ड्राइव किए जाएंगे।
उसी से फिर डेल्टा क्यू इक्वल टू लिखते हैं। समझ गए ना बात? डेल्टा यू 0 होगा, बस ये लिख दें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इसको बाद में ड्राइव किया जाएगा प्रोसेस के समय। नेक्स्ट लिखें एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या चीज 0 होगी एडियाबेटिक में? आपने सिस्टम को लिख रखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जो है डेल्टा क्यू 0 होता है, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जाती है और ना सिस्टम के अंदर आती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 नोट करें। एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो फिर फर्स्ट लॉ अगर आप लगाएंगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। आगे इनके प्रोसेस के जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक हैं इनके डिटेल हैं, वर्क डन निकालना। ठीक है ना? तो यहां पर जो वर्क डन होगा, ध्यान दें, वो इंटरनल एनर्जी की कास्ट पर होगा। इसका मतलब इंटरनल, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं ये सडन एक्सपेंशन होता है, आगे लिखाया जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। सडन एक्सपेंशन होता है इसमें, जैसे साइकिल में जो होती है ट्यूब, अगर वो बस्ट हो जाए तो एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा। जो वर्क डन होगा वो उसी गैस की कॉस्ट पर होगा। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सिलेंडर होते हैं ना, या किसी भी कंटेनर में गैस फिलअप है, आप उसको दबाइए तो जो गैस निकलती है वो आपको बहुत ठंडी लगेगी, कूल लगेगी। क्यों? एकदम से एक्सपेंशन हुआ। एनर्जी कहाँ से लेगी? बॉडी से ले लेती है, समझ गए ना, खींच लेगी वो। ठीक, तो कूल या ठंडी लगती है, समझ में आ रही ना? तो गैस भी कूल हो जाती है उसमें अगर सडन एक्सपेंशन हो गया। ठीक है ना? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ये वाला डेल्टा क्यू 0, और वर्क डन का फार्मूला आप आगे ड्राइव करें। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी का एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको दिखाएंगे, आप लोग आगे याद रखना। हमने अभी एक पॉइंट आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला थर्मोडायनामिक्स में एक ही है। क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। जरा ध्यान देना इस बात पर, एनसीवी डेल्टा टी। सीवी क्या होता है? आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1। ये डेल्टा यू का फार्मूला बना ना? वो तो हमने सीवी की वैल्यू डाल दी है, यही वैल्यू है, और डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख दिया है। आप एक काम कर सकते हैं, ये भी फार्मूला है, NR-T2 की जगह पीवी आइडियल गैस इक्वेशन आप कहीं भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, पीवी इज इक्वल टू NRT। तो यहां पर क्या होगा जरा बताना? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये दोनों फार्मूले सेम है डेल्टा यू। अब जरा ध्यान देना, जब हम एडियाबेटिक में आप डेरिवेशन करेंगे, इससे डेरिवेशन आप कर नहीं सकते 11th में, उसी मेथड से करेंगे जिससे करा जाएगा। ठीक है, आगे जब आप डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, यहां देखकर बताओ। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, या नीचे 1 माइनस गामा कर दो क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है एडियाबेटिक का, और यही फार्मूला निकल कर आता है। समझ गए? तो भूल जाए फार्मूला तो इससे निकाल लें कि डेल्टा यू आपको मालूम है, उसको नेगेटिव कर दो, वर्क डन आ जाएगा। समझ गए ना? तो इंटरनल एनर्जी की कास्ट पर वर्क डन होता है। यहां आप इसको नोट कर लें। अरे आप माइनस नहीं लगा सकते क्या यहाँ फार्मूले में? यहाँ यू को निकाल दिया, यहाँ ये फार्मूला ध्यान दो ना, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, तो कहीं माइनस लगा दो, न्यूमरेटर में लगाओ चाहे डेनोमिनेटर में, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है ना, जल्दी नोट करो। यानी ये फार्मूला फिक्स है आपका, और बहुत हेल्प देता है डेल्टा यू का फार्मूला, एनसीवी डेल्टा टी। ये था एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखें मेल्टिंग प्रोसेस। देखिए एक पॉइंट पर ध्यान देना, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये गैस के लिए पढ़ रहे थे ना, लेकिन ये उसमें भी वैलिड है, सॉलिड लिक्विड वगैरह में। जाएगी कहाँ हीट दोगे? हीट अगर किसी सिस्टम को दे रहे हो तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या वर्क डन होगा, इसलिए वहां पर भी वैलिड है उन पर भी। ठीक है ना? तो लिखिए मेल्टिंग प्रोसेस। जब मेल्टिंग प्रोसेस होती है तो डेल्टा क्यू क्या होता है? बोलो, अभी बताया था, डेल्टा क्यू एम एल। एमसी डेल्टा टी नहीं लगेगा, एमएल तो लगेगा ना। लिखिए फॉर मेल्टिंग प्रोसेस
डेल्टा क्यू एम एल। देखो मेल्टिंग में ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई न्यूमेरिकल में आपको दिया है तो आपको खुद अपने उससे कंसीडर करना चाहिए। इसलिए मेल्टिंग प्रोसेस में जो पी डेल्टा वी है वो डेल्टा वी को ये नियरली जीरो मानते हैं, इसलिए वर्क डन जीरो लेते हैं, इसलिए डेल्टा यू डेल्टा क्यू के इक्वल ले लेते हैं मेल्टिंग। ठीक है ना, नहीं तो आपको फिर देना पड़ेगा उन्हें कि वॉल्यूम वगैरह कितना चेंज हुआ है। ठीक है, नहीं दिया है आप सीधे डेल्टा डब्ल्यू को जीरो करें। मेल्टिंग प्रोसेस यानी कि डेल्टा यू आपका जो है वो एम एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहां पर लिख दीजिए इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस इंक्रीजेस बाई एम एल। इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस इंक्रीजेस बाई डीएल। एम एल है, सॉरी लिखा। नेक्स्ट लिखें बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस, तो बॉइलिंग प्रोसेस में भी क्या होगा, स्टेट चेंज हो रही है, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल है, एम एल के। लेकिन इसमें वर्क डन जीरो नहीं होता है क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग प्रोसेस में डेल्टा क्यू एम एल, एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल, एल लेटेंट हीट है, वर्क डन पीडीवी के इक्वल होगा। वर्क डन पीडीवी के इक्वल। इसमें ध्यान रखना मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस मानते हैं ये। ठीक है ना, नोट करें। अरे लगा सकते, अभी तो बोला था ना, आपकी मर्जी है, लगा दो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं उसको काटेगा। और इसके बाद आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से डेल्टा यू निकाल लें। ठीक है ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कल लेक्चर में आपको बताया था कि सीपी जो है वो ग्रेटर देन सीबी होता है। ठीक, आप जब सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर का डेरिवेशन करेंगे तो पहले थ्योरी को चाहे शॉर्ट में लिखा जाए, लेकिन आप पहले शो करेंगे सीपी ग्रेटर देन सीबी होगा। तो आप नोट करें जरा, लिखिए सीपी ग्रेटर देन सीबी, सीपी ग्रेटर देन सीबी। लिखिए व्हेन हीट इज गिवन टू ए गैस, व्हेन हीट, नोट करना शुरू करें, व्हेन हीट इज गिवन, when heat is given to a gas at constant volume, when heat is given to a gas at constant volume, it is only used, it is only used in increasing the, it is only used in increasing the, क्या इंक्रीज करेगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देंगे, कल बहुत डिस्कशन हुआ है, बताएं जरा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी। हाई क्या वहां हीट है दे रहे हो, वर्क डन है और इंटरनल एनर्जी है बस। ठीक है ना, तो हीट इज गिवन टू ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज ओनली यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस is increased, so temperature of the gas is increased। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नो हीट इज स्पेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस, नो हीट इज स्पेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्योंकि पिस्टन फिक्स है। लिखा, नेक्स्ट पैरा में लिखें, व्हेन हीट इज गिवन
to a gas when heat is given to a gas at constant pressure. At constant pressure, it is spent in two ways. It is spent in two ways. Number one, a part of heat is used. A part of heat is used in increasing the internal energy. A part of heat is used in increasing the internal energy and hence the temperature of the gas is increased, and hence temperature of the gas is increased. Second point, remaining part of heat is used. Remaining part of heat is used काय में यूज होगी रिमेनिंग पार्ट? वर्क डन में. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर. अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर. अब नेक्स्ट पैरा में लिखना, हेंस टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, हेंस टू राइज द टेम्परेचर ऑफ. ये है तो बहुत छोटा डेरिवेशन, लेकिन थ्योरी लिखने की वजह से 3 मार्क्स का आता है जनरली, तो ठीक से डिस्क्राइब करना पड़ता है. हेंस टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, more heat is required. More heat is required लिखा, more heat is required at constant pressure than at constant volume. More heat is required at constant pressure than at constant volume. Hence Cp greater than Cv. Hence Cp greater than Cv. अब नीचे लिखें डेरिवेशन. डेरिवेशन लिखिए, कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस. कंसीडर, डेरिवेशन में लिखें कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder. Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with piston. Fitted with a piston which is perfectly frictionless. Which is perfectly frictionless. Let PVT कॉमा लगा के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बी द इनिशियल प्रेशर. लेट PVT बी द इनिशियल प्रेशर कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस. लेट द गैस बी हीटेड. लेट द गैस बी हीटेड at constant volume. Let the gas be heated at constant volume through a small range of temperature dt. Let the gas be heated at constant volume through a small range of temperature dt. Next line में, amount of heat energy supplied. Amount of heat energy supplied to the gas
amount of heat energy supplied to the gas। देखिए ये इनिशियल में पिस्टन सिलेंडर है, इसमें गैस फिलअप है 1 मोल, इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। कल बताया था पिस्टन को फिक्स रखें, जब आप इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। कितना प्रेशर बढ़ा? P से P प्लस dP हो गया, टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसमें जो आपने हीट दी है dQ, क्या फार्मूला होगा हीट का? NCV डेल्टा T। N 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 लिया है, यहां पर जो गैस है, गैस उसका N 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक। तो dQ इज इक्वल टू CV dt, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और इतनी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी ना। देखिए CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। CV, आप जब डेरिवेशन हम लिखते हैं तो आपने ध्यान दिया एक एक पॉइंट, अब यहाँ CV लिखा है तो ये नहीं आप डायरेक्ट कर दें, वहां पर आप लिखें CV क्या है। CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV is the molar specific heat of the gas at constant volume. As volume remains constant, dV is equal to 0, hence dW is equal to 0. Hence dW is equal to 0, PdV होता है ना फार्मूला। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो dW आपका 0 है, इसका मतलब du इज इक्वल टू V CV dt आ गया। और सिंपल बात है, बार बार यूज कर चुके हो, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, NCV dt होगा, dQ में प्रोसेस का नाम डाला जाता है और वर्क डन है नहीं तो नेचुरल है, और du में तो वैसे ही CV आएगा, तो वैसे dQ du इक्वल हो गए। अब लिखिए दूसरा पॉइंट कांस्टेंट प्रेशर वाला, लिखिए लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। Let the gas be heated at constant pressure through the same range of temperature dt. Volume increases by dV, स्मॉल अमाउंट है। तो देखिए इस केस में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट बना रहा, वॉल्यूम बढ़ गया V प्लस dV हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T प्लस dt, सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक। इसमें पिस्टन फ्री, जैसे कि कल डायग्राम था, हीट इसमें सप्लाई कर रहे हैं, एरो दिखा रखा, हीट सप्लाइड है। लिखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, अब यहां पर डेस लगा देते हैं। यहां क्या लिखें फार्मूला बोलो? Cp dt, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। Cp dt N 1 है, where Cp is the molar specific heat of gas, where Cp is the molar specific heat of gas at constant pressure। लिखा Cp is the molar specific heat of gas at constant pressure। इसमें वर्क डन कितना होगा? PdV, प्रेशर कांस्टेंट है और dV चेंज हुआ, लिखे वर्क डन dW डैश इज इक्वल टू PdV। लिखे बाई फर्स्ट लॉ, बताओ क्या लिखें फर्स्ट लॉ के लिए? dQ डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dW डैश।
बस प्रोसेस दूसरा था इसलिए डेस लगा दिया। लिखा, देखिए, एज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, as the rise in temperature of gas in two cases, as the rise in temperature of the gas in two cases is the same, as the rise, ये जरूर लिखना इसके डेरिवेशन में, as the rise in temperature of the gas in two cases is the same, hence increase in internal energy must be same. As the rise in temperature of the gas in two cases is the same, hence increase in internal energy must be same. इसका मतलब ये हुआ कि जो du डेस होगा वही du के इक्वल होगा, और वैसे भी हमने आपको बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सेम रहता है, प्रोसेस कोई भी हो लगेगा हमेशा CVdT। अब इसमें तीनों वैल्यू पुटअप कर दो इस वाले में, तो dq डेस कितना है, CPdt। ठीक, आपको मालूम है dq डेस इज इक्वल टू du प्लस दिस, तो CVdt और dw की जगह PdV। अब आप यहां समझ रहे होंगे ये RdT के इक्वल आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R प्रूव करना है। ठीक, लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, according to ideal gas equation PV is equal to RT। लिखा, देखिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन PdV is equal to RdT। यहां पर बुक्स में दो तरह से करते हैं डेरिवेशन, ध्यान रखना, कहीं कहीं पर जहां डेल्टा लेके किया गया है वहां पर V प्लस डेल्टा V किया, T प्लस डेल्टा T किया, दोनों को माइनस करके तब निकाला गया। दो तरह से कर, आप डिफरेंशिएट से कर दें। ठीक, अब यहाँ PdV की वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, इस इक्वेशन में। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ PdV, नेचुरल है, dt कैंसिल हो गया, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, CV माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसे मेयर फार्मूला भी कहते हैं, आप नीचे नोट कर देना, मेयर्स फार्मूला, MAYER। वैसे इस डेरिवेशन में कुछ है नहीं है, इसमें क्या है कि इन्होंने जो पिस्टन सिलेंडर में गैस फिलअप की थी ना, उसमें एक बार क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। नेचुरल है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, और dq आपका CVdt बनेगा, यही du बन जाएगा, और du चेंज होता नहीं है, प्रोसेस चेंज हो जाए, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो जब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर CPdt लगेगा, यहाँ वर्क डन भी होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वही फार्मूला यहाँ लिख दें, बस इसको ध्यान रखें, आइडियल गैस इक्वेशन लिख के इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये इसमें वैल्यू डाल दें, dt कैंसिल हो जाएगा। डायग्राम जब बनाएं तो यहाँ पर, ये ओरिजिनल डायग्राम है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है ना, और ये नेचुरल पिस्टन है, इसमें हमेशा ध्यान रखना इसका बेस कंडक्टिंग होता है, और ये जो वाल है हमने ऐसे बना दिए हैं, आप अगर चाहें तो इनमें ऐसे लेयर करने का मतलब ये इंसुलेटिंग हो जाता है, थोड़ा ऐसा बनाना, ये बेस कंडक्टिंग होगा क्योंकि आप इससे हीट सप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ये बेस कंडक्टिंग होगा, और जो वाल है वो कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी, इनसे हीट इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, पिस्टन सिलेंडर लिख देना और वो लिख देना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और CP माइनस CV इज इक्वल टू R दोनों का डेरिवेशन करा दिया है। आगे हम इसी फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट में।